नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पिछड़ी। संसदीय समिति करेगी ईवीएम की समीक्षा। आनंद शर्मा की अगुवाई वाली समिति ने जानकारों और आम लोगों से मांगे सुझाव। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के बाद फैसला। चुनाव चिन्ह रिश्वत मामले में एआईएडीएम के नेता दिनाकरन और सहयोगी मल्लिकार्जुन गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी आज। चुनाव अधिकारी को घूस देने का आरोप। सीबीआई ने अपने पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कोल ब्लॉक आवंटन के आरोपियों से मिलने का आरोप। जांच प्रभावित करने पर कार्रवाई। और भारत आर्मेनिया के बीच 3 करार। अंतरिक्ष, संस्कृति और युवा मामलों में बढ़ेगा सहयोग। उपराष्ट्रपति आज पोलैंड होंगे रवाना। और आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से जारी है। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तीनों का रुख करेंगे। हमारे साथ अनु दीवान जुड़ी हुई हैं कश्मीरी गेट से, प्रणव गोस्वामी निजामुद्दीन और रवीन शोरान अक्षरधाम से। इन तीनों से हम ताज़ा अपडेट लेंगे किस तरह के रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली में तीनों नगर निगमों के लिए वोटों की गिनती जारी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय ने 35 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी सबसे आगे है। कांग्रेस नंबर 2 पर चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। 23 अप्रैल को 270 वार्डों के हुए चुनाव में करीब 54% मतदान हुआ था। पिछले एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 138 और कांग्रेस ने 78 सीटें जीती थी। दोपहर 12 बजे तक इस बार के एमसीडी चुनाव के नतीजे पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग आज दिल्ली एमसीडी चुनाव की 270 वार्ड के लिए हुए मतदान के नतीजों का ऐलान करेगा। वोटों की गिनती के लिए 35 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए 16, पूर्वी दिल्ली के लिए 6 और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए 13 केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष नतीजों के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। रविवार को हुए चुनाव में 2,500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया है। दिल्ली के 1,32,00,000 मतदाताओं में से रविवार को 71,40,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा मतदान दक्षिणी दिल्ली में रहा। रविवार को दिल्ली नगर निगम के लिए 53.58% मतदान हुआ था, जो 2012 में हुए चुनाव के मुकाबले थोड़ा था। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में कुल 272 वार्ड हैं, लेकिन 2 जगहों पर उम्मीदवारों के निधन के चलते 23 अप्रैल को 270 वार्डों पर ही चुनाव हुए थे। इसमें पूर्वी दिल्ली का मौजपुर और उत्तरी दिल्ली का सराय पीपल थला शामिल है। इन जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जैसा हमने आपको बताया, 3 संवाददाता, उनसे हम लगातार अपडेट लेंगे। प्रणव गोस्वामी के पास हम पहले रुख करते हैं, जो कि निजामुद्दीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीन शोरान भी बने हुए हैं, अनु दीवान भी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रणव, हम जानते हैं चुनाव पर दिल ही नहीं बल्कि बाहर वालों की भी काफ़ी पैनी नज़र बनी हुई है। और चुनाव अस्तित्व की एक तरह से बात ना करें तो कम से कम प्रतिष्ठा का सवाल है, तमाम पार्टियों के लिए है। अभी 1 घंटे के बाद तक किस तरह के रुझान आपको मिल रहे हैं, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जो रुझान मिल रहे हैं वो ठीक उसी तरह के रुझान है जिस तरह का कि एग्जिट पोल में दावे किए गए थे। और आप इस वक्त जहां मैं काउंटिंग सेंटर पे खड़ा हूं, वहां भी आपको बताऊं कि ये समर्थक हैं बीजेपी के, जो कि यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर। और जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है, फिलहाल वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से जो रुझान है जिस तरह के, उससे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी है वो तीनों ही
निगमों में एक तरह से जो अपनी सत्ता है उसको बचाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि 10 साल से तीनों ही एमसीडी में बीजेपी काबिज है। लेकिन किस तरह यहाँ जो बीजेपी के समर्थक उनसे बात करते हैं, ये बताइए, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे दरियागंज वार्ड 55 से हमारी मीता भामरी जी जो एक क्रिएट ए न्यू हिस्ट्री भारत के अंदर, क्या लगता है, क्या वजह है इस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्या इसको श्रेय क्या लगता है? जनता ने मोदी जी की बात का भरोसा किया करते हुए पूर्ण बहुमत से यहाँ पर एमसीडी की सरकार बनाई है। तो प्रीति, आप देख रही हैं किस तरह से उत्साह है जो बीजेपी के समर्थक है उनके भीतर, और एक बहुत बड़ा इस नतीजे का जो एक बहुत बड़ा संकेत है वो ये है कि सिर्फ महज 2 साल के भीतर अरविंद केजरीवाल जो है वो सत्ता विरोधी लहर का जबरदस्त सामना कर रहे हैं। उसका उदाहरण हमने राजौरी गार्डन में जो उपचुनाव हुआ था, उसकी हार जो मिली थी आम आदमी पार्टी को, उससे उसका अंदाजा लग गया था। लेकिन एमसीडी के जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जिन्होंने 67 सीटें दी थी, वो महज 2 साल के भीतर ही जो सत्ता विरोधी लहर है उसका सामना केजरीवाल कर रहे हैं, और जनता की उम्मीदों पर वो उस तरह खरे नहीं उतर पाए। बिल्कुल, और इसी पर बातचीत करने के लिए अनु के पास चलते हैं। अनु हमारे साथ जुड़ी हुई है कश्मीरी गेट से। अनु, आप आम आदमी पार्टी पर खासतौर से नजर बनाए रखती हैं। अगर इस बार देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी अभी तक के रुझानों के मुताबिक दिख रही है, और जिस तरह की प्रतिक्रिया पहले ही आई, नतीजों के पहले ही आई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अगर परिणाम उनके विपरीत आए तो वो आंदोलन करेंगे। माना जाए एक तरह से हार उन्होंने पहले ही स्वीकार कर ली, और अब पंजाब, गोवा के बाद राजौरी गार्डन, उसके बाद अब नगर निगम के नतीजे क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से एमसीडी कैंपेनिंग के टाइम पे ही अरविंद केजरीवाल जगह जगह जनसभाएं करने जाते थे, तो वहाँ पे उतनी भीड़ उनको नहीं मिल पाती थी जितनी वो उम्मीद करते थे। तो कहीं ना कहीं ये उनको तो पता था कि जो जनता है उसने अरविंद केजरीवाल के काम को सराहा नहीं है। अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक की बात करते आए, एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन वो ऑन पेपर ज़्यादा दिखता था लेकिन फील्ड में नहीं दिखता था। ये लोगों का रेफरेंडम है जो अरविंद केजरीवाल को मिला है, जो मिल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे है, कांग्रेस दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। अगर हम आपको कुछ टाइम पहले याद करें तो अभी 6 महीने पहले एमसीडी बाई पोल्स हुए थे, उसमें भी आम आदमी पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाई थी जितना उसकी उम्मीद थी। वहीं बाई पोल्स जो राजौरी गार्डन के हुए थे, दरअसल ये पूरा मुद्दा जो है केजरीवाल ने खुद ही डाइवर्ट किया। उन्होंने एमसीडी के मुद्दे उठाने की जगह लोगों के पास ईवीएम का मुद्दा उठाया, जो उन्हीं के लिए गलत साबित हुआ। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि जो उनके सपोर्टर्स थे वही कहने लग गए, वो उनको मानते थे इसलिए उनकी बात सुनते थे, उनको मानते थे और उनको कहते थे कि जब ईवीएम ही खराब है तो हम वोट क्यों करें। तो जो मैक्सिमम जो उनके सपोर्टर्स थे, शायद उन्होंने ही वोट नहीं किया उनके लिए कि वो सीधा तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। बिल्कुल, बीजेपी का जिस तरह से रणनीति और कहीं ना कहीं एक तरह से आत्मविश्वास की कमी जरूर आम आदमी पार्टी के अंदर इन चुनाव के पहले दिखाई दी, और अब जाहिर तौर पर लड़ाई यहाँ सिर्फ पहले नंबर की नहीं बल्कि दूसरे नंबर की भी है। और अभी तक के जो रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी तीसरे, कांग्रेस दूसरे और बीजेपी बढ़त बनाए हुए अभी तक के रुझानों के मुताबिक दिख रही है। अक्षरधाम चलेंगे, रविंद्र सिंह शोराना हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जो रुझान अब तक के हैं उनको लेकर आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है, और माना जाए तमाम नए प्रत्याशी उतारने का दाव क्या बीजेपी के लिए अच्छा पड़ा, और क्या मनोज तिवारी एक बेहतर नेता के रूप में भी अब हमें दिखाई देंगे इन नतीजों के बाद? और कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं संकेत एक तरह से राजौरी गार्डन के बाद ही मिल गए थे इस तरह के नतीजों के, रुझानों के। जी देखिए, जिस तरीके से फिलहाल देखा जा रहा है 69 जो सीट से ईस्ट डीएमसी में है जहां पर मैं खड़ा हूं, उसमें से 40 के ऊपर अभी रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं, बाकी दोनों पार्टियों के बीच में है। बीजेपी एक तरफा यहाँ पर बढ़त के साथ करीब करीब, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी यहाँ पर भारी बहुमत के साथ अपनी सत्ता में एक बार वापसी करेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी का जो राजौरी गार्डन विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके का वोट उनके पास आया था, ठीक उसी तरीके से एक बाउंस बैक कांग्रेस पार्टी ने किया है। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से यहाँ पर एक भी विधानसभा सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, उसके बाद ये काफ़ी कम से कम संतोषजनक एक परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए है। खासतौर पर अजय माकन के लिए, जब चुनाव के पहले
कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था और कुछ बीजेपी को ज्वाइन भी कर गए थे। उसके बाद अजय माकन की जो लीडरशिप है उस पर सवालिया निशान खड़े होने लग गए थे। लेकिन जिस तरीके से वोटर्स ने कांग्रेस के पक्ष में इस बार थोड़ा सा ज्यादा मतदान किया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से अपना दबदबा कायम करने की तरफ बढ़ रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी है, जाहिर है आम आदमी पार्टी 2 साल में इतना स्तर जो इतना वोटर्स उनके आम आदमी पार्टी के खिसक गए हैं, वो एक काफी चिंता का विषय आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। लगातार तीसरी ये हार आम आदमी पार्टी की है जो सत्तारूढ़ केवल 2 साल में इतनी किसी के वोट परसेंटेज में गिरावट, जाहिर है राजनीतिक जो उनका अस्तित्व है उसके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे के रूप में यहाँ पर जानकार उसको देख रहे हैं। जहां तक मनोज तिवारी का आपने जिक्र किया, जाहिर है कि कुछ दिन पहले ही मनोज तिवारी ने अध्यक्ष पद जो है दिल्ली में बीजेपी का ग्रहण किया था। उसके बाद ये जो जीत हुई है, ये जीत मनोज तिवारी की लीडरशिप को कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से यहाँ पर एस्टेब्लिश करती है, क्योंकि मनोज तिवारी कंपैरेटिवली काफी नया चेहरा है यहाँ पर। वो दिल्ली की राजनीति से उतने ज्यादा वाकिफ नहीं है, केवल 2014 का एक लोकसभा चुनाव लड़ा है। उसके पहले वो गोरखपुर में एक लोकसभा चुनाव दूसरी पार्टी से लड़ गए थे। उसके बाद अगर ये जीत उनकी नेतृत्व में होती है तो जाहिर तौर पर उनको एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। और आने वाले वक्त में दिखाई क्योंकि जरूर देंगे विधानसभा चुनाव यहाँ नगर पर निगम के नतीजों के बाद, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ नगर निगम के तौर पर नहीं माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल भी है और राजनीति बहुत कुछ बदलेगी इन नतीजों के बाद। दिल्ली की भी 8 बजे से मतगणना जारी है, माना यह जा रहा है 12 बजे तक बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी दिल्ली नगर निगम के नतीजों को लेकर। आपसे भी अपडेट हम तीनों ही संवाददाताओं से आगे के बुलेटिन में भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनु दीवान आपका, प्रणब गोस्वामी आपका और रवींद्र चौरान आपका तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आइए खबरों में आगे का रुख करते हैं। संसद की एक समिति ने ईवीएम की कार्यप्रणाली के अध्ययन का फैसला किया है। साथ ही उसने विशेषज्ञों और आम लोगों से इसके बारे में सुझाव मांगे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जबकि कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कानून और कार्मिक मामलों की संसदीय स्थायी समिति चुनाव सुधार के मुद्दे पर विचार कर रही है। इसी अध्ययन के तहत वो ईवीएम के कामकाज की भी समीक्षा करेगी। ये जानकारी राज्यसभा सचिवालय ने दी है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अगुवाई वाली स्थायी समिति ने विभिन्न पक्षों से ईवीएम के बारे में सुझाव मांगे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई दलों ने संदेह जताया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को जेडीयू नेता शरद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई दूसरे अहम मसलों पर भी बातचीत हुई। हालांकि शरद यादव ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। इससे पहले सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार, डी राजा जैसे शीर्ष नेता कांग्रेस अध्यक्ष से 10 जनपद जाकर मुलाकात कर चुके हैं। पहली मुलाकात के वक्त शरद यादव दिल्ली में मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कल हुई मुलाकात काफी देर तक चली। आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। शशिकला के भतीजे और एआईएडीएम के नेता टीटीवी दिनाकरन को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। दिनाकरन पर पार्टी चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। इस मामले में दिनाकरन से 4 दिन से पूछताछ की जा रही थी। इस मामले में दिनाकरन के सहयोगी मल्लिकार्जुन को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान दिनाकरन ने सुकेश चंद्रशेखर से मिलने की बात स्वीकार की। हालांकि दिनाकरन ने पैसे देने की बात से इनकार किया था। वहीं आरके नगर चुनाव प्रचार के दौरान दिनाकरन पर वोटरों को रिश्वत देने का भी आरोप था। इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिनाकरन के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सिन्हा पर एजेंसी के प्रमुख के पद पर रहते हुए कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है। रंजीत सिन्हा के खिलाफ ये कार्रवाई तब की गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वो सिन्हा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की छानबीन के लिए एक विशेष जांच टीम बनाए। अदालत ने सीबीआई के एक पूर्व विशेष निदेशक को रंजीत सिन्हा के आधिकारिक आवास की विजिटर डायरी की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस डायरी से कथित तौर पर पता चला कि कोयला घोटाले से जुड़े मामलों के कई आरोपी उनके घर अक्सर आते थे। 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी सिन्हा 2012 से 2014 के बीच सीबीआई निदेशक थे। सरकार नक्सलियों से मुकाबले के लिए नीति की समीक्षा करेगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रायपुर में यह ऐलान किया। सुकमा में बड़े नक्सली हमले के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। गृहमंत्री ने नक्सलियों को विकास विरोधी भी बताया।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार को रायपुर में सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ को कई सफलताएं मिली हैं, इसीलिए हमला बौखलाहट में किया गया है। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है। गृह मंत्री ने अस्पतालों में घायल जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने नक्सलियों पर विकास विरोधी होने का आरोप भी लगाया और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की अब उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। न केवल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मजबूती के साथ, बल्कि आने वाले समय में और सफलतापूर्वक वहाँ पे ऑपरेशन चलाएंगे। सुकमा में वारदात स्थल पर सीआरपीएफ का विशेष दस्ता गश्त कर रहा है। ये इलाका घने जंगलों में है। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलियों ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया। पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि जल्दी इस जो घटना हुई इसका हम बदला लेंगे और नक्सलियों को उनको मतलब कि उनके मान में वहाँ पे जिनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे जाके उनको नुकसान पहुँचाएंगे। नक्सलियों का हमला सोमवार को सुकमा जिले के काला पथार इलाके में हुआ। नक्सलियों ने बुरकापाल और जागरगुड़ा के बीच बन रही सड़क की सुरक्षा में लगे जवानों पर हमला किया। इसमें सीआरपीएफ के 25 जवानों की जान चली गई। पिछले 7 साल में सुरक्षा बलों पर यह सबसे बड़ा नक्सली हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत और आर्मेनिया ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को आर्मेनिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के मसले पर एकजुट होकर मुकाबला करने पर भी सहमति बनी। उपराष्ट्रपति आज यात्रा के दूसरे पड़ाव में पोलैंड के लिए रवाना होंगे। पूर्व सोवियत देश आर्मेनिया के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की आर्मेनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बातचीत के बाद ये समझौते हुए। इनमें सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने, युवा मामलों में पारस्परिक आदान प्रदान और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग शामिल है। They said that they have opened free economic zones where it would be easy for Indian investments, and they said that Indian investors would be welcome to establish their offices here. And there was also talk of holding a business meeting in the course of this year as we celebrate our 25th anniversary. दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग को लेकर जल्द ही जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक भी होगी। भारत आर्मेनिया के बीच सीधी उड़ान सेवा के साथ साथ वीजा नियमों को उदार बनाने की जरूरत पर भी दोनों पक्षों में सहमति बनी है। आर्मेनिया में भारतीय फिल्मों की शूटिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पर्यटन को रफ्तार मिलने के साथ संस्कृति का आदान प्रदान भी हो सकेगा। चर्चा के दौरान आतंकवाद के मसले पर भी दोनों ने सुर मिलाया। We both agreed that there can be no double standards in combating this menace, that there can be no good and bad terrorists, and that the international community must speak in one voice to manage this scourge. इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने येरेवन में आर्मेनिया के जनसंहार स्मारक जाकर श्रद्धांजलि भी दी।
उपराष्ट्रपति का आज येरेवन में आर्मेनिया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के रजत जयंती वर्ष में शीर्ष नेतृत्व की इस यात्रा से आपसी संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। उपराष्ट्रपति आज आर्मेनिया का दौरा पूरा करने के बाद यात्रा के अगले पड़ाव में पोलैंड की राजधानी वार्सा के लिए रवाना होंगे। समझौतों के जरिए दोनों देश 25 साल के कूटनीतिक रिश्ते को तो आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, साथ ही साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी एक नया मुकाम देना चाहते हैं और इसके लिए आर्थिक वाणिज्यिक सहयोग भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कैमरामैन अनिर्बान के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। कई मायनों में अहम है उपराष्ट्रपति का आर्मेनिया और पोलैंड का दौरा, और हमारे साथ इस समय येरेवन आर्मेनिया से जुड़ी है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा। उनसे बात करते हैं। कृति, भारत और आर्मेनिया ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का आज का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? प्रीति, देखिए, माना जा रहा है कि कल की सफल द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और आर्मेनिया के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत होगी और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी येरेवन यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे, साथ ही उनके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स म्यूजियम जाएंगे, जिसके बाद उनकी मुलाकात कैरेकिन द्वितीय, जो आर्मेनिया के कैथलिक्स के गुरु माने जाते हैं, उनके साथ प्रस्तावित है। फिर उपराष्ट्रपति अपने पूरे डेलीगेशन के साथ पोलैंड की राजधानी वार्सो के लिए प्रस्थान करेंगे। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति, आपका इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे की खबरों की बात करते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे मंगलवार को भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें दोनों देशों के बीच त्रिंकोमाली में एक बंदरगाह विकसित करने के संयुक्त प्रोजेक्ट पर बात होगी। इस प्रोजेक्ट में पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने पर भी बात होगी। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीलंका जाने वाले हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस 5 दिवसीय भारत दौरे पर कल मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। वो आज मुंबई में एक बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। भारत और साइप्रस दोनों के कई वैश्विक मुद्दों पर एक समान विचार रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीबी, दोस्ताना और समय पर खरे उतरे संबंध हैं। साइप्रस के लगभग सभी राष्ट्रपति राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं, जबकि 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साइप्रस का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच अच्छे आर्थिक संबंध भी रहे हैं और साइप्रस भारत में एक प्रमुख निवेशक है। पानी के संकट के बीच अब बारिश से राहत की खबर है। दिल्ली में कल रात हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश होने से पारा 7 डिग्री तक कम हुआ है। पिछले कई दिनों से राजधानी के लोग गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण बेहाल थे। दोपहर कड़ी धूप के बाद रात को भी लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों को इस तपती गर्मी से थोड़ी राहत दी। बारिश के बाद मौसम विभाग ने संभावना जताई कि आज भी आसमान में बादल। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। अमेरिका की यूएसएस मिशिगन पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई है। अमेरिकी नौसेना की इकाई ने इसे नियमित गतिविधि का हिस्सा बताया है। हालांकि तनाव के बीच उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच मंगलवार को ही उत्तर कोरिया अपनी सेना की स्थापना की 85वीं सालगिरह के मौके पर सैन्य अभ्यास भी किया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जबरदस्त तनाव बना हुआ है। उत्तर कोरिया की तरफ से छठे परमाणु परीक्षण की आशंकाओं के बीच अमेरिका की एक पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई है। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस यूएसएस मिशिगन सबमरीन विमानवाहक युद्धपोत कार्ल विंसन के साथ आ रहे जंगी जहाजों के बेड़े के साथ जुड़ जाएगी। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। 현재까지 직접적인 도발과 관련된 특이 동향은 확인되지 않고 있습니다. 그러나 모든 가능성을 염두에 두고 확고한 대비 태세를 유지하고 있습니다. अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बी सटीक और आधुनिक तकनीक से लैस है। 560 फुट लंबी इस पनडुब्बी मिशिगन का वजन करीब 18,000 टन है। ये पनडुब्बी ओहियो श्रेणी की 4 पनडुब्बियों में से एक है। इसमें 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और 60 से ज्यादा विशेष सैन्य बलों को तैनात किया जा सकता है। पनडुब्बी को बुसान बंदरगाह पहुंचने को नियमित सैन्य गतिविधि का हिस्सा बताया गया है।
잠수함은 승조원 휴식과 군수 적재차 부산 작전기지에 입항할 예정이고 훈련 계획은 없습니다. इस बीच उत्तर कोरिया ने वॉनसान शहर के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। उत्तर कोरिया अपनी सेना की स्थापना की 85वीं वर्षगांठ मना रहा है। इससे पहले रविवार को उत्तर कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के 2 युद्धपोतों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने लास वेगस में संपन्न हुई यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं। मुकाबले में भारत की झोली में कुल 16 पदक आए हैं। शेफाली अग्रवाल और अभिषेक सेन गुप्ता ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में रजत पदक भी हासिल किए। भारत ने इसके अलावा टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। आज विख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की पुण्यतिथि है। रामानुजन ने अपने जीवन में गणित सीखने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन विश्लेषण और थ्योरी नंबर में इनका अहम योगदान है। अपने जीवन में रामानुजन ने गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से ज्यादातर प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन ने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना भी की गई है। एक विशेष शोध के चलते इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की उपाधि भी मिली। यूं तो कई छात्र गणित का नाम सुनकर घबराते हैं, लेकिन रामानुजन के बारे में कहा जाता है कि गणित भी इनसे घबराती थी। आज मशहूर संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी की भी पुण्यतिथि है। तबला वादन में शंकर उस्ताद थे और मुंबई में शुरुआती दौर में इन्होंने सितार बजाना भी सीखा। बाद में इन्होंने संगीतकार जयकिशन के साथ अपनी जोड़ी बनाई और सिनेमा जगत में इस जोड़ी को शंकर जयकिशन नाम से जाना गया। इस जोड़ी ने हिंदी फिल्मों में बेजोड़ संगीत दिया, जिसे लोग आज भी गुनगुनाते हैं। सबसे पहले शंकर जयकिशन की जोड़ी ने पृथ्वी थिएटर में एक साथ काम किया था। इसके बाद फिल्म बरसात में इस जोड़ी ने सुपरहिट संगीत दिया। फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। इस जोड़ी ने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत। शंकर जयकिशन की जोड़ी को 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पिछड़ी। संसदीय समिति करेगी ईवीएम की समीक्षा। आनंद शर्मा की अगुवाई वाली समिति ने जानकारों और आम लोगों से मांगे सुझाव। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के बाद फैसला। चुनाव चिन्ह रिश्वत मामले में AIADM के नेता दिनाकरन और सहयोगी मल्लिकार्जुन गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी आज। चुनाव अधिकारी को घूस की पेशकश का आरोप। सीबीआई ने अपने पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज की FIR। कोल ब्लॉक आवंटन के आरोपियों से मिलने का आरोप, जांच प्रभावित करने पर कार्रवाई। और भारत और आर्मेनिया के बीच 3 करार। अंतरिक्ष, संस्कृति और युवा मामलों में बढ़ेगा सहयोग। उपराष्ट्रपति आज पोलैंड होंगे रवाना। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।